आज लोकसभा का ये विशेष सत्र विकसित भारत प्रोग्रेस एनालिसिस विषय को समर्पित है। विकसित भारत का दृष्टिकोण सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का साझा सपना है। एक ऐसा भारत जो आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से समावेश, तकनीकी रूप से अग्रसर और विश्व स्तर पर प्रभावशाली हो। पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण प्रगति की है। आज का ये सत्र हमें ये अवसर प्रदान करता है कि हम इस अ, प्रगति का विशेषीकरण करें, उपलब्धियों के मूल्यांकन करें और विश्व की दिशा पर चर्चा करें, ताकि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को और मजबूत कर सके। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि वह अपने विचार संक्षेप, तथ्यपूर्ण और रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करें। यदि किसी माननीय सदस्य को पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करना हो तो कृपया कर वह अपना वर्चुअल हैंड रेस करें और साथ ही एक शीट पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिखकर चेयर को दिखाएं। चेयर की अनुमति के बाद ही आपको बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब जया तिवारी जी कृपया कर सदन को संबोधित। जी मैम, जी मैम। Honorable Speaker, ma'am, first of all, congratulations, ma'am, for coming here. And today I am going to speak, ma'am, about Viksit Bharat, ma'am. Viksit Bharat 2047 is the government of India's ambitious roadmap to transform the nation into a fully developed, self reliant, and prosperous country by the 100th anniversary of its independence. It focuses on economic growth, sustainable infrastructure, social progress, and governance reforms. Key pillars include empowering youth, farmers, women, and the poor with the goal of achieving $30 trillion economy. So here are some of the key aspects of the Viksit Bharat 2047. So basically, the core vision of Viksit Bharat 2047 is bold vision, brighter future, aimed at transforming India into a developed nation by 2047. The four main pillars include the vision specifically targets the empowerment of Yuva, that is youth, Garib, that is poor, Mahilayan, women, and Annadata, the farmers. It aims to turn India with a global powerhouse with the initiative to make states like Andhra Pradesh major economic hubs targeting a rupees 308 lakh crore economy. Focuses on becoming a manufacturing hub, boosting the vocal for local, and achieving self reliance in semiconductors, energy, and defense. It also emphasizes sustainable energy, water security, and climate resilience. Also, it aims for zero poverty, 100% quality education, accessible healthcare, and 70% women in the economic workforce. धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री नोएल जी से निवेदन करूंगी, कृपया वे अपने विचार सदन के समक्ष रखें। धन्यवाद स्पीकर मैडम जी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशंस। और ऑनरेबल स्पीकर मैडम जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन और जो भी ये सदन देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म 2014 से आज तक भारत के टूरिज्म और कल्चर सेक्टर में जो भी बदलाव हुआ है उस पर मैं समर्थन देके बात करना चाहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक सिंपल विजन रखा है, भारत की विरासत और संरक्षित करना और टूरिज्म को डेवलपमेंट बनाना, ये हमारा प्लान है। सबसे पहले टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत देश भर में 70 से अधिक टूरिज्म प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं, जैसे रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट और कोस्टल सर्किट जैसे थीम बेस्ड सर्किट को डेवलप किया गया है। इससे टूरिज्म इंफ्रा प्रसाद स्कीम के माध्यम से मेजर पिलग्रिमेज और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस जैसे काशी, केदारनाथ, अजमेर और अमृतसर में फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किए गए हैं, ताकि भक्तों को और यात्रियों को दोनों को बेहतर सुविधा मिले।
अध्यक्ष महोदया जी, हमारी सरकार ने प्रमोशन और एक्सेसिबिलिटी दोनों पर फोकस किया है। ई वीजा फैसिलिटी को 160 से ज्यादा देशों तक एक्सपांड किया गया है, जिससे इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भारत में आना बहुत आसान हुआ है। इसके साथ ही देखो अपना देश कैंपेन लॉन्च किया गया है, ताकि भारत के लोग अपने ही देश की हेरिटेज और डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करें। अगर हम रिजल्ट्स को देखें, रिसेंट रिजल्ट को हम देखें, तो हमारे टूरिज्म सेक्टर में बहुत बूस्ट हुआ है। भारत में बहुत टूरिस्ट आने लगे हैं। अध्यक्ष महोदया जी, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि कल्चर के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने एक हिस्टोरिक कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदया जी, जो काम ओपोजिशन ने उनके टर्म पर नहीं किया था, 2014 के बाद लगभग 600 से ज्यादा चोरी हुई भारतीय मूर्तियां और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स फॉरेन कंट्री से वापस लाया गया है, जो हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी की एक बड़ी सफलता है। इसके अलावा कई भारतीय ट्रेडिशंस और हेरिटेज एलिमेंट्स को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट में भी जगह मिली है, जिससे भारत की कल्चर प्रेजेंस को ग्लोबल स्टेज पर और भी मजबूत मिली है। अध्यक्ष महोदया जी, ये भी हमें याद रखना जरूरी है कि 2014 से पहले टूरिज्म में बहुत पोटेंशियल होने के बावजूद भी क्लियर विजन और स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन की बहुत कमी थी मैम। कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस तो होते थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन बहुत स्लो था मैम। आज हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कल्चर को डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और नेशनल प्राइड के एक इंपॉर्टेंट पिलर बनाया है। अध्यक्ष महोदया जी, हमारे संकल्प स्पष्ट है। भारत की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित करना, टूरिस्ट को मजबूत बनाना और भारत को दुनिया का लीडिंग कल्चरल डेस्टिनेशन बनाना, ये हमारा दृष्टिकोण है मैम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं माननीय मंत्री खुशी जी को आमंत्रित करती for giving me this opportunity. मैम, मैं आज पहले तो मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया, मैं आज ये बात बहुत खुशी से बताना चाहती हूँ कि भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो आजीविका, पोषण और इनकम जनरेशन के माध्यम से 100 मिलियन से अधिक लोगों को सहारा देते हैं। ये क्षेत्र स्वतंत्रता पूर्व युग से निर्वाहित आधारित गतिविधियों से विकसित होकर आधुनिक प्रौद्योगिकी संचालित उद्योग बन गए हैं, जो जीडीपी में लगभग 6 से 7% और कृषि जीडीपी में 30 से 35% का योगदान करते हैं। इनके विकास ने न केवल आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा दिया है, बल्कि स्थानीय किसानों, मछुआरों और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी समुदाय, विशेष रूप से महिलाओं को स्टेबल इनकम, स्किल डेवलपमेंट की है और मार्केट तक प्रदान करने सशक्त बनाया है। यह प्रगति ग्रेजुअल रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कुछ बनाया तुरंत बन गया। ये एक प्लान की तरह है कि जैसे हमने कोई बीज बोया है बहुत पहले सालों से और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो प्रोग्रेस कर रहा है। मैं इस सफर का कालानुक्रमिक विवरण देना चाहती हूँ, जिसमें कैसे डिफिकल्टीज को ओवरकम करके की अचीवमेंट्स हासिल की है और जीडीपी ग्रोथ और ग्रास रूट्स एम्पावरमेंट को भूमिका प्रदान की है। 2024 पहले पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक्सेस था। मॉडर्न तकनीकी बहुत कम थी। ऑटोमेटेड मिल्किंग मशीन थे वगैरह, वो सब बहुत कम थे। एनिमल हेल्थ में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था और फॉडर फीड की भी कमी उस टाइम पे महसूस की गई थी। लो प्रोडक्टिविटी के निवारण के लिए हमने गवर्नमेंट ने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM और 2024-26 तक एक्सपांड किया गया है। उसके अलावा हेल्थ और डिसीज कंट्रोल के लिए, जो पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा था, उस टाइम पे ऐसी तकनीकियां नहीं थी, ऐसे कोई वैक्सीन वगैरह नहीं थी, तो अभी जाके इसको मजबूत बनाया गया है। और मत्स्य पालन क्षेत्र में भी बाधाएं थी बहुत ज्यादा, लेकिन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना वगैरह सब योजनाओं से इसको बढ़ोतरी दी गई है। जैसे हमारा जो
कोस्टल एरिया है वो बहुत ज्यादा है, तो इससे हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, ना केवल जीडीपी बढ़ा रहे हैं बल्कि जो लोकल फार्मर्स है उसको हम मौका भी दे रहे हैं ताकि वो अपनी इनकम अर्न करे और वो भी अपना देश में जीडीपी में रोल प्ले करे और खुद की भी इनकम कमाए और खुद भी कुछ कमाए। आखिर मैं कहना चाहूंगी कि ये सेक्टर ओनली जीडीपी को ही बढ़ावा नहीं देता, हमारे लोगों को भी आगे बढ़ा रहा है। देश की कंट्री है वो ओनली जीडीपी को कंसिडर ना करके देश में जो लोग हैं उसको भी कैसे हेल्प कर रहा है ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये एक तो स्टेबल इनकम हो रही है, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। 8 करोड़ किसान है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है उसको बढ़ोतरी मिल रही है, रूरल इकोनॉमी है वो बूस्ट हो रही है, जो लोग रूरल के हैं वो हो रहे हैं। निवेदन है कि कृपया कर अपनी बात संक्षेप में रखें। यस मैम। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है जी कि आप मैम। अपनी बात। जी लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष दल को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसा आरोप लगाया था इंडिया यूएस ट्रेड के रिलेटेड कि वो जो रूरल एरिया है उसकी लाइवलीहुड को अफेक्ट करेगा। तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदया ये कहना चाहूंगी कि ये जो इंडिया यूएस ट्रेड के बारे में कहा गया है वो लोकल फार्मर्स की आजीविका में बाधाएं लाएगा। तो मैं इस पर कहना चाहूंगी कि समझौते में डेयरी, पोल्ट्री, गेहूं जैसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। इसके बजाय यह डील टेक्सटाइल जैसे गैर कृषि क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं सदन के सभी माननीय मंत्री को ये सूचित करना चाहूंगी कि अगर कोई भी मंत्री पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहता है तो कृपया कर अपना वर्चुअल हैंड रेज करे और साथ ही साथ एक पेपर पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिखकर चेयर को दिखाएं। चेयर की अनुमति मिलने के बाद ही कृपया कर आगे बोलिए। धन्यवाद। माननीय मंत्री प्रिया जी, कृपया कर अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर रखें। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी अध्यक्ष महोदया कि आपने मुझे मौका दिया। सो मेरा पहला प्रश्न है मत्स्य मंत्री जी से है कि उन्होंने बोला कि मत्स्य मंत्रालय बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ग्राउंड लेवल की क्या रियलिटी है। अभी भी वर्तमान समय में जो छोटे स्तर के जो मत्स्य पालक है जो भी कर रहे हैं वो उनको इस स्कीम के बारे में पता नहीं। जो भी स्कीम्स की बात आप कर रही हैं जिसमें सबसे पहली स्कीम जो थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके बारे में उनको पता ही नहीं है कि ये भी योजना है, जो कि अभी तक 2020 में या ये 26 में लोगों को नहीं पता है कि योजना आई है। आप बात कर रही हैं कि अभी बहुत ग्रोथ कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी गैप हम देख रहे हैं कि जो छोटे स्टेज के जो भी मत्स्य पालक है उनको तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिल रहा है कि वो अपनी जो निजी जो भी वो कर सके उनको प्राप्त ही नहीं हो रहा। तीसरा मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बात कर रही हैं कि क्लाइमेट लेवल पे भी, इन्वायरमेंट लेवल पे भी बहुत चीजें आ रही हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी वर्तमान समय में जो वाटर पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से जो भी मछुआरे हैं वो अपनी जीविका यापन नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे प्रूव कर रही है कि माननीय मत्स्य मंत्रालय सदस्य, निवेदन है कृपया मैम, कृपया कर अपना वर्चुअल हैंड रेज करें और चेयर की परमिशन मिलने के बाद ही अपना वक्तव्य। जी जय तिवारी जी। मैम मैं इनको ये बताना चाहती हूँ, आपके मैम ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमें जो काम करना है, जितनी भी हम स्कीम्स, जितनी भी हम योजनाएं लेकर के आते हैं, वो हमें काम कलेक्टिव वे में करना चाहिए। अगर ये ऑपोजिशन सरकार हमारी अगर कमी ही निकालती रहेगी तो आखिरकार हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। यहाँ पे केवल हमें कमियां नहीं निकालनी, उन कमियों पे हमें काम करना है। जो भी हम नई नीति लेकर के आते हैं उन पे ये लोग कमी निकालने लगते। अगर ये काम उनके ही समय पे हो जाता तो आज इतनी हमें स्कीम्स बनानी ही नहीं पड़ती। आज हम कुछ और कर रहे होते, कुछ अच्छा ही कर रहे होते। जी धन्यवाद। माननीय मैं सदस्य प्रकाश जी। जी नमस्कार माननीय अध्यक्ष महोदया। मेरा सवाल नोएल जी से ये है कि उन्होंने बोला कि हमने कल्चर और टूरिज्म पर सबको बहुत कुछ किया। तो मतलब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आपने रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट बनाया, तो आपने राम जी का घर तो बना दिया,
तो राम जी की पत्नी का घर कब बना होगा सीतामढ़ी? और बात रहा बुद्धिस्ट सर्किट का, वो हम तो गया में है। तो आपने तो गया छोड़ के माननीय वाराणसी को आप सदस्य, बना कृपया रहे कर हो। आपसे निवेदन है कि सदन की गरिमा बनाए रखें, मुद्दे से ना भटके, आपसे निवेदन है। और इन्होंने कहा कि हमने विदेश से बहुत सारा एशियन चीज लाया। तो सबसे एक बड़ी बात पूछ रहा हूँ, जो शिवाजी की तलवार इंग्लैंड में है, उसको वापस आप कब लाओगे? तो इसका जवाब दे। और माननीय जो अभी जो मत्स्य विभाग की जो अभी थी, उनसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जो खुद की दिल्ली में वायु प्रदूषण हो रहा है, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बस यही। सदन को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना मैम चाहूंगी मैम मुझे आंसर माननीय देना है मैम। मैम मुझे भी आंसर देना है, क्या मैं दे सकता हूँ? कृपया कर सदन की गरिमा बनाए रखें। सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी माननीय मंत्री माननीय सदस्य रौनक राज जी को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र के मंदिर में आए अनेक जगह के निर्वाचित सदस्य, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन करता हूँ। मैं एक युवा सांसद के तौर पर आज अपनी बात को आप सभी के समक्ष रखने जा रहा हूँ। आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में सशक्त और आत्मरक्षा व्यवस्था का चित्र उभरता है, क्योंकि मजबूत सीमा ही मजबूत संप्रभुता की पहचान है। बीते वर्षों में भारत ने रक्षा के क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति की है। आज हम केवल हथियार आयात करने वाला देश नहीं, बल्कि स्वदेशी रक्षा तकनीक का निर्माता और निर्यातक बन चुके हैं। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र में भागीदारी ने भारत की ताकत को नई ऊंचाई दी है। आज भारतीय सेना के पास आधुनिक मिसाइलें, स्वदेशी लड़ाकू विमान और समुद्र से आकाश तक भारत की सुरक्षा अब भारत की तकनीक से हो रही है। यह केवल नीति नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति संकल्प है। इसे हम एक शायरी अंदाज में कहे तो, जो कल तक बाहर से आता था, आज भारत की मिट्टी से निकलता है। रक्षा में आत्मनिर्भर भारत दुनिया को नई दिशा दिखाता है, नई दिशा दिखाता है। इस सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में किए गए आवंटित का कुछ वर्ष अनुसार बजट का मैं आप सभी के समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। 2014 से 15 के लगभग 2.29 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया था रक्षा के क्षेत्र में। 2015-16 के लगभग 2.46 लाख करोड़, 2016 में लगभग 3.79 लाख करोड़, 2017-18 में लगभग 3.59 लाख करोड़ और 2018-19 में लगभग 2.95 लाख करोड़, 2019 और 20 में लगभग 4.31 लाख करोड़, 2020 और 21 में लगभग 3.37 लाख करोड़, 2022 और 23 में लगभग 5.25 लाख करोड़, 2023 से 24 लगभग 5.93 लाख करोड़, 2024 से 25 लगभग 6.21 लाख करोड़ और 2025 से 26 लगभग 6.81 लाख करोड़ का आवंटन किया जा चुका है। 2014 से लगभग 2.29 लाख करोड़ से बढ़कर अब 6 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। यह दिखाता है कि भारत ने सेना के आधुनिकीकरण, नए हथियार और सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और आत्मरक्षा उत्पादन पर लगातार निवेश बढ़ाया है। रक्षा क्षेत्र की यह प्रगति साफ संदेश देती है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी के साथ नहीं। अंत में मैं यही कहूंगा कि विकसित भारत का रास्ता मजबूत रक्षा से होकर जाता है और आज भारत उसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सदस्य प्रकाश जी। प्रकाश जी, आपका माइक म्यूट है। माइक म्यूट पे है। सॉरी, मैं आदरणीय रौनक जी से पूछना चाहूँगा, आपने इतना पैसा खर्चा कि आप करिए, पर आप इतना पैसा खर्चा करने के बाद पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक और सीमा सुरक्षा तो आपके हाथ में है, तो फिर ये सब क्यों हो जा रहा है? और 2 दिन पहले की बात है, सुनिए 2 दिन पहले की बात है, ईरान आया था अपने भारत में, विशाखापट्टनम में शिप से कुछ प्रैक्टिस करने। जब ईरान वापस जा रहा है तो यूएस हिंद महासागर में आके उसके शिप को तबाह कर दिया, 70 से 80 जाने गई। तो ये कैसा हुआ? माननीय सदस्य से निवेदन है कि अपनी बात संक्षेप में रखें।
अपनी बात तो संक्षेप में यही रखें। बस 1 मिनट मैं ये कहना चाहूंगा, ईरान हमारा मेहमान था, फिर यूएस ने कैसे हिंद महासागर में आके उसको मतलब तबाह कर दिया, उसके शिप को। जी रौनक राज जी। जी, आपने अभी पुलवामा अटैक के बारे में बात किया। जी, हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। सुरक्षा के क्षेत्र में जो भी बदलाव किए जा रहे हैं, निरंतर किए जा रहे हैं। लेकिन हम सरकार में हैं और हमें आपकी भी जरूरत है कि हम एक साथ बैठकर एक टेबल पे बैठ के सीमा सुरक्षा के लिए जो भी आपकी टिप्पणी है, तो हम एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिससे सरकार विपक्ष के ओर से भी जो आइडियाज होंगे सीमा सुरक्षा को लेकर, उससे हमारी सरकार उसे इम्प्लीमेंट करेगी। और रही बात तो पुलवामा अटैक की, तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन हम चलाए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी हमने चलाया है। तो ये कहीं नहीं है कि हमने आपको भी अपने वक्तव्य में ये भी कह के बताया कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आगे से बढ़ रहा है, लेकिन शांति चाहता है परंतु कमजोरी नहीं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपने सब कुछ किया है। माननीय सदस्य, आप एक टाइम पे एक ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप रेस कर सकते हैं, तो हमें बाकी सदस्यों को भी मौका देना है। माननीय सदस्य लोवेश थैंक यू स्पीकर सर, आपने मेरे को चांस दिया। मेरा रौनक जी से सवाल है, ये कह रहे हैं कि विकसित भारत, क्या मेरे को बताएंगे कि हमारी इंडिया में कोई फुल्ली बना हुआ कोई ऐसा फाइटर जेट है जो पूरा का पूरा इंडिया में ही बना हुआ हो? आप विकसित इंडिया की इतनी बात कर रहे हैं, तो कोई मेरे को एक ऐसे फाइटर जेट के बारे में भी बता दें। माननीय सदस्य रौनक राज जी। जी, बेसिकली हमारी आइडियाज, हम जैसे हमारे बहुत सारे जो इसरो जैसे ड्रोन्स बनाए गए हैं, और HAL जो है उसे एक फाइटर जेट भी तैयार कर रहा है। आपने फाइटर जेट की संभवतः बात की थी, उसमें से एक भी नहीं आया। मेरे को एक गिना के बता दीजिए कि ये आपकी गवर्नमेंट में बनाया गया। कोई भी फुल्ली 100% इंडिया में नहीं बना हुआ है, मेरा पॉइंट ये है। माननीय सदस्य से निवेदन है, कृपया कर चेयर को संबोधित करें। रौनक राज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? रक्षा आगे के क्षेत्र में जी हेलो। जी रौनक राज जी। संसद की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए अब मैं हेलो हेलो। HAL द्वारा विकसित संसद की तेजस कार्यवाही हमारा रौनक पहला राज जी, स्वदेशी लड़ाकू विमान है। HAL। रौनक राज जी कृपया कर हम इस मुद्दे पे किसी और दिन किसी और संसद में गहन चर्चा तेजस के करेंगे। बारे में आप अब मैं संसद की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ माननीय सदस्य कनिका जी। माननीय सदस्य कनिका जी, माफ कीजिएगा, कनिष्का जी। नमस्कार महोदय। भारत के लिए विकास एक नारा नहीं, एक जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, विपक्षी दल बार बार कहता है कि देश में ना ही विकास हो रहा है और महंगाई तो बढ़ती जा रही है। मैं इस सदन को यह कहना चाहती हूं कि सच को छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। भारत को रोका जा सकता है, झुकाया नहीं जा सकता। आइए तथ्यों की बात करते हैं। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई, तब इन्फ्लेशन रेट लगभग 3.7% था। यह इन्फ्लेशन रेट बढ़ते बढ़ते 2010 में 12% तक पहुंच गया, और आज मैं गर्व से ये कहती हूं कि हमारी सरकार के अंदर यही इन्फ्लेशन रेट 4 से 5% के बीच में है। ये फर्क है सोच का, ये फर्क है नीति का, ये फर्क है जिम्मेदारी का, ये फर्क है नेतृत्व की गरिमा का।
अध्यक्ष महोदय, 2014 में सीमेंट पर लगभग 30% टैक्स लगता था। आज वही कम होके 18% हो चुका है। 2014 में हम एक रेस्टोरेंट में लगभग 20% टैक्स दे रहे थे, आज वही कम होके 5% हो गया है। और 2014 में तो रेस्टोरेंट्स 5 से 10% सर्विस चार्जेस जबरदस्ती ले लेते थे। आज अगर कोई रेस्टोरेंट ये मैंडेटरी करता है अपने बिल में, तो उसे हम कन्विक्ट कर सकते हैं। महिलाओं के मुद्दों पर बड़े बड़े भाषण देने वाले इन लोगों को मैं याद दिलाना चाहती हूं कि भारत ने एक ऐसा समय भी देखा है जहां सैनिटरी नैपकिन जैसे बेसिक प्रोडक्ट पर भी लगभग 12 से 13% टैक्स लगता था। आज वही कम होके 0% हो चुका है। ये बदलाव कागजों में नहीं दिखेंगे, ये बदलाव दिखेंगे आम आदमी की जेब में। 2014 में एलईडी बल्ब 400 से 600 रुपए का मिलता था। आज उजाला स्कीम के तहत वही बल्ब 70 से 80 रुपए का मिल रहा है। आज डिजिटल भारत में यूपीआई के जरिए करोड़ों लोग बिना किसी चार्जेस के पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन इस देश के नागरिकों को वो भी समय याद होगा जब आरटीजीएस और नेफ्ट जैसी सिंपल ट्रांजैक्शंस पर भी 25 रुपए एज फीस ले ली जाती थी। मैं विपक्ष से ये कहना चाहती हूं कि ये नया भारत है, यहाँ सुविधा भी बड़ी है और सम्मान भी बड़ा है। अध्यक्ष महोदय, 2014 में अगर किसी गरीब को अपने घर के लिए गैस कनेक्शन लेना होता था तो 3 से 4 हजार रुपए वो केवल सिक्योरिटी दे रहा था। आज उज्ज्वला स्कीम के तहत वही लाखों परिवार, वही गरीब लोग आज मुफ्त गैस कनेक्शन ले पा रहे हैं। ये सरकार सिर्फ वादे नहीं करती, ये सरकार उन वादों को हकीकत में बदलती है। आज भारत की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से बढ़ के लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। और मैं विपक्ष से ये पूछना चाहूंगी कि हमने तो 2 ट्रिलियन 11 साल में कर दी, आपको 70 साल लग गए। हालांकि चाइना आपके बाद आजाद हुआ था और आज वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इसमें दोषवार हम हैं या आप? आज दुनिया भारत को एक मजबूत और सम्मानित अर्थव्यवस्था के रूप में देख रही है। लेकिन महोदय, हमारा लक्ष्य यहाँ पे रुकना नहीं है, हमारी मंजिल छोटी नहीं है। माननीय सदस्य कृपया कर अपनी बात समाप्त करें। जी महोदय, हमारा लक्ष्य छोटा नहीं है, हमारी पार्टी के लिए इस देश को लेके सपने सीमित नहीं है। हम वो सरकार हैं जो रोटी देने नहीं आई, जो रोटी बांटने नहीं आई। हम लोगों को इतना सशक्त करना चाहते हैं कि वे अपनी तकदीर खुद लिख पाएं और अपनी रोजी रोटी खुद कमा पाएं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, भारत रुकने वाला देश नहीं, भारत झुकने वाला देश नहीं, भारत आगे बढ़ने वाला देश है और विकसित भारत को ये पार्टी शेप करके रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य लोविश शर्मा जी। मैम, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो उसके रेट की बात क्यों नहीं करते? जब ये ओपोजिशन में बैठे थे तो ये भी तो बहुत डिडोरा पीटते थे कि गैस का प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। तो अब ये क्यों सोए हुए हैं? उसका जवाब भी तो ये दें कि हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है, डे बाय डे जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इसकी सरकार, जो इनकी सरकार है, वो महंगाई पे काम क्यों नहीं कर रही, महंगाई को कम क्यों नहीं कर रही? माननीय सदस्य प्रिया यादव जी। मैम, मेरा सीधा सा प्रश्न है कि इन्होंने बहुत सारे स्कीम्स हमें गिनवाया और बहुत सारी चीजें हमें दिखाई। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि आप कह रहे हैं कि आप विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, आप बजट में डिफेंस और गवर्नमेंट सेक्टर से पेंशन काट रहे हैं, तो आप कहाँ, किस लेवल की आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं? माननीय सदस्यों से निवेदन है, कृपया कर सदन की गरिमा बनाए रखें। अगर कोई सदस्य बोल रहा है तो कृपया कर बीच में इंटरप्ट ना करें जब तक आपको चेयर की अनुमति ना हो। महोदय, मैं बोल सकती हूँ क्या इस पे कुछ? जी महोदय, इन्होंने सिलेंडर की बात की तो मैं इन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि इनके खुद के फाइनेंस मिनिस्टर ने 2014 में ट्वीट करके डाला था कि
हमारी सरकार में 1250 रुपए का सिलेंडर है, और आज अगर ये गूगल करेंगे तो सिलेंडर का दाम 850 रुपए है महोदय। उसके बाद एक बार बार यही पूछते हैं कि ग्राउंड लेवल की रियलिटी बताइए। तो सर वो हमारा काम नहीं है ग्राउंड लेवल की रियलिटी बताना, उसके लिए हमने सर्वेयर्स रखे हैं। आप जाइए गूगल पे खोलिए और सर्वे से देख लीजिए ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है। हम यहाँ पे आपको एक पॉलिसी बना के ला सकते हैं आपके लिए। उसके बाद बात की गई कि पेंशन से जो है काटे जाते हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि इनकी सरकार वो सरकार है जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब पे 97% टैक्स चार्ज करती रही है। तो हमें माननीय ये पेंशन सदस्य, से आप अपनी जी कृपया कर अपनी बात संक्षेप में रखें। जी 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 मैम, बिल्कुल मैं संक्षेप में ही रख रही हूँ, लेकिन मैम ये बार बार मुझे जो है कुछ ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जो जिनसे मुझे ही जो है अपमानित फील होता है कि हमारे जो अपोजिशन में है शायद वो इतने समर्थ भी नहीं है कि उनको इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म्स पता हो। थैंक यू सो मच। सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय सदस्य मैम पॉइंट इशिता ऑफ जी को इंफॉर्मेशन। आमंत्रित करती हूँ। स्पीकर मैम पॉइंट ऑफ आप सभी को सूचित किया जाता है कि अभी 10 मिनट के लिए ये संसद एडजर्न किया जाता है। धन्यवाद। सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ की जा रही है। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। अब मैं बुलाना चाहूंगी माननीय सदस्य इशिता जी को। माननीय सदस्य इशिता जी। सदन का समय व्यर्थ ना करते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी माननीय सदस्य आर अल्के जी को। Honorable Chairperson, respected members of the August House, good evening, one and all. I rise today to speak about the transformative impact of Viksit Bharat and the changes it had already brought to our country. Honorable Speaker, I'm deeply honored to share that I have had the privilege of representing my state, Tamil Nadu, in the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue Challenge twice. Being a participant of Viksit Bharat, I could see the vision of Viksit Bharat has already began to you माननीय सदस्य अकल्य जी। सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए माननीय सदस्य जाधव शुभम बालाजी को मैं आमंत्रित करूंगी सदन को संबोधित करने के लिए। नमस्ते माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपका धन्यवाद। मुझे मेरी मन की बात, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी उनके मन की बात सभी नागरिकों के समक्ष रखते हैं, वैसी अनुमति देने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ पुराने वीडियोस जो हमारे माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के मिले हैं, उनमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वादे किए थे। वो वादे थे 2014 के। उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ 60 महीने दो, मैं सबको सुख और चैन की जिंदगी दूंगा। फिर साहब के 60 महीने खत्म हो गए, साहब आ गए 2016 में। फिर उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 50 दिन दो, और तारीख भी बताई थी 30 दिसंबर। तब उन्होंने कहा था मैं सबको खुश रखूंगा। निवेदन है कि कृपया कर बात टॉपिक पे रहें। आप जी हाँ, टॉपिक से भटके ना। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस अहम मुद्दों पर लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो अभी शक्तिपीठ का जो रास्ता बना रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बना रही है, उसमें करीब करीब
500 एकड़ से ज्यादा 500 हेक्टेयर से ज्यादा किसान की जमीनें जा रही और किसानों का पूरा निषेध है उस पे, तो भी सरकार उस रास्ता क्यों बना रही है? जब किसान कहते हैं कि हमारे पास खेती नहीं है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो भी शासन उस पर ही क्यों रास्ता बनाना चाहता है? ये मला क्या मेरा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो मैंने कल भी सदन के माध्यम से रखा था, लेकिन मुझे उस सवाल पर कोई उचित जवाब नहीं मिला था, कि मेरा सवाल ऐसा था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर एजुकेशन को जितना फंड चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, उतना फंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का भी ध्यान एग्रीकल्चर एजुकेशन, एग्रीकल्चर कॉलेज और रिसर्च में डेवलपमेंट के लिए जो फंड चाहिए वो प्रोवाइड न करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ोतरी चाहिए वो नहीं हो रही, जिसके वजह से कृषि का जो ज्ञान होता है ना, वो स्टूडेंट फार्मर तक नहीं पहुंचा सके। तो इसके ऊपर माननीय मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर का क्या कहना? धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य भारती जी। थैंक यू स्पीकर मैम। पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि अपोजिशन अपने टॉपिक से भटके ना। दूसरी बात उन्होंने कही कि रोड क्यों बना रही है सरकार। अपोजिशन बोलता है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जब सरकार डेवलपमेंट करने जाती है तो भी इनको प्रॉब्लम होती है। तो आप बताइए कि हम क्या करें। हम सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं और आप बताइए कि हम क्या करें। रोड उन्होंने बात की कि जो फार्मर्स हैं उनको उनकी जमीन ली जा रही है, जो उनका राइट है। वी नो उनका राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी है, हम उनसे उनका राइट छीन नहीं रहे हैं। उसके बदले हम उनको ये रोड क्यों बन रहा है। गवर्नमेंट पूरा इंक्वायरी करती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है, लोकेशन से लेके सब जगह कि कहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कहाँ से रोड नेटवर्क कनेक्ट किया जा सकता है। और अगर रोड नहीं बनेगा तो महोदय अपोजिशन मुझे ये बताइएगा कि आप जो विकसित भारत की जो हम बात कर रहे हैं, क्या आप पूरे उस जो कनेक्टिविटी है पूरे इंडिया की रोड के थ्रू, क्या आप एक इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा पाएंगे? आप मुझे ये बताइए। माननीय सदस्य शुभम जी। भारतीय जॉर्डन मैम ने सदस्य ने जो स्पष्टीकरण दिया उससे बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। एटलीस्ट उनके पास स्पष्टीकरण तो है। क्या उनको पता है जो शक्तिपीठ अभी बन रहा है उसी रोड का ऑप्शनल रोड अभी भी है जो हमारे सरकार ने बनाया था? उस रोड की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सरकार क्यों बना रहा है? तो वहां उस एरिया में जहां तक वो रोड जाएगा वहां तक उन मिनिस्टरों की जो प्रॉपर्टी है वहां पे उनको MIDCs बनानी है, जो महाराष्ट्र डेवलपमेंट रूरल की साइड होती है वो बनानी है। और रही बात कंपनसेशन की, तो मैम आप तो अध्यक्ष महोदया आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ, जो कंपनसेशन होता है राइट टू प्रॉपर्टी के एक्ट के हिसाब से वो 10 गुना दिया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र शासन वो सिर्फ 2 गुना दे रही है। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि आप किसान से उनकी हक की जमीन तो ले रहे हो लेकिन उनका कंपनसेशन भी योग्य नहीं दे रहे हो? धन्यवाद। माननीय सदस्य नोएल जी। धन्यवाद स्पीकर मैडम जी। शुभम जी ने जैसा कि बोला, हमारी सरकार किसानों से उनकी जमीन छीन रही है और बदले में कुछ नहीं दे रही है, सिर्फ कम दे रही है। ये बहुत गलत है। ये सदन को भड़काने की कोशिश है। हमारी जो सरकार है किसान को 18% कंपेंसेशन दे रहे हैं और जिससे किसान अच्छी जमीन खरीद भी रहे हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ उनसे लूट रहे हैं। और जो बात, क्योंकि अगर रोड अच्छे नहीं बनेंगे, और देखिए सरकार में हम ऐसा नहीं होता कि हम बैठ के रोड मैप बनाएंगे। जब रोड होता है
वो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, रोड डिजाइनर्स होते हैं, डिजाइन बनाने वाले अलग लोग होते हैं। अगर कोई मिनिस्टर रहता है, वो पेंसिल लेके कोई मैप ड्रॉ नहीं करेगा, वो कोई इंजीनियर नहीं होता। तो अगर इंजीनियर रहता है तब भी डेलीगेशन रहता है। तो किसानों से हमने उनकी जमीन छीनी नहीं है, 18% किसान को कंपनसेशन दिया है, और वो उस पैसों से अच्छी जमीन खरीद भी रहे हैं। धन्यवाद स्पीकर। माननीय सदस्य प्राची जी। जी धन्यवाद महोदया जी, मुझे मौका देने के लिए। मुझे सरकार से यह पूछना है कि जब ये कह रहे हैं कि इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो बेशक करिए, पर शक्तिपीठ का रास्ता, व्हेन वी हैव द ऑल्टरनेटिव, व्हाई इज इट नेसेसरी? फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग, आप कंपनसेशन की बात कर रहे हैं 18%, ये आप जानते हैं कि कंपनसेशन रियलिटी में नहीं मिलता। आपके पास इसका डेटा है? मैं सरकार से यही पूछना चाहूंगी कि कृषि का हक ना मारे। माननीय सदस्य लोवेश शर्मा जी। मैम ये इतनी डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको पूछना चाहूंगा कि अरावली हिल्स पे चुप क्यों, उसका रिप्लाई क्यों नहीं देते, क्यों लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा उसके लिए? माननीय सदस्य प्रिया यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं सत्ता पक्ष के नेताओं को ये कहना चाहती हूँ कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप ही बता दीजिए हमको क्या करना है। महाशय, आप सत्ता में बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और विपक्ष का तो काम ही है कि सत्ता पक्ष के नेताओं की कमियों को बताए ताकि वो उसको पूरा कर सके। तो ये हमारा काम है, आप हमारे काम को ना गिनाए। और दूसरा मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कि हम कर रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि बिहार में केंद्र में भी आपकी सरकार है, देश में और राज्य में भी आप ही की सरकार है। बिहार के अभी भी सिवान जिले में आप जाके देखिए, मैं पर्सनली बता रही हूँ, अभी नॉर्मली रोड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे नहीं है, तो हम क्या आपसे परिकल्पना करें महाशय? मुझे आंसर दीजिए। माननीय सदस्य नोएल जी। स्पीकर मैम, उन्होंने जो पहले सेशन चल रहा था, उसमें एक बात बोली थी, क्या मैं उसका जवाब दे सकता हूँ मैम? अभी जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स रेज हुए हैं, कृपया कर उन्हीं के जवाब अगर आप देना चाहते हैं तो कृपया कर दीजिए। नहीं, लेकिन मैं जवाब देना चाहता था, तभी सेशन एंड हो गया मैम, मैं दे नहीं पाया जवाब। सदन का टाइम वेस्ट मत करो, मत करो। अरे जवाब ऑर्डर दे रहे हैं कृपया तो कर सदन की गरिमा बनाए रखें। एलओपी सेम जवाब दे रहे हैं तो आप जवाब माननीय सुन नहीं सकते, माननीय जवाब सदस्य, सुन नहीं पा सदन की रहे आप। गरिमा बनाए आप रखें। उसको सुन नहीं दिया। जो टॉपिक आज के है उसको डिस्कस कीजिए ना, पिछले टॉपिक पे क्यों जा रहे हैं आप? माननीय सदस्यों से निवेदन है, कृपया कर सदन की गरिमा बनाए रखें, नहीं तो ये सेशन सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। तो कृपया कर अपनी जगह पर ही बैठें और कृपया कर जिसको अनुमति दी जाए बोलने की वे ही बोले। माननीय सदस्य प्रकाश जी। मैं ये पूछना चाहूंगा आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी से, आप इतने रोड बनाते हैं, बनाइए, फिर भी ये रोड 6 महीने 1 साल में टूट क्यों जाते हैं? और दूसरी बात, आपका मंत्रालय रोड वाला है, तो आप एथेनॉल का क्यों प्रचार करते हैं? बस। माननीय सदस्य शुभम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो दूसरा सवाल था कि एग्रीकल्चर एजुकेशन को फंड क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, इस सवाल का मुझे कल भी जवाब नहीं मिला था और आज भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। तो कृपया करके उस सवाल का जवाब मुझे दिया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य कनिष्का जी। मैम यहाँ पे ये रोड्स की बात कर रहे हैं और स्पेशली जो विलेज को रोड्स जाती हैं, मैम इनको ये समझना होगा कि हमारा जो भारत का स्ट्रक्चर है, इट्स लाइक अ पिरामिड। हम यहाँ पे एपेक्स पे बैठे हैं, नीचे जो काम कर रहे हैं हम उनके काम को तो नहीं अभी उनका काम अभी हम बजरी और सीमेंट लेके खुद तो नहीं रोड बना सकते हैं मैम। और दूसरी आपकी बात, ये सुख सरकार है, और आप चैन की कानून इन्होंने लाएंगे। बात की, इन्होंने सुख और चैन की बात की। बस एक बात कहना चाहूंगी, सुख और चैन तो डेफिनेटली मैम आया है, क्योंकि 7,217 अटैक 10 साल में जहां पे हो गए, और उसके बाद ऐसा कोई अटैक कश्मीर के बाहर तो नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार बॉम्बे, बेंगलोर तक ये अटैक गए हो। तो सुख और चैन तो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि आया है। थैंक यू सो मच। सदन को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी माननीय सदस्य प्रिया कुमारी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
माननीय अध्यक्ष महोदया, शिक्षा केवल एक विषय नहीं, शिक्षा वह शक्ति है जो किसी भी राष्ट्र की दिशा और दशा दोनों तय करती है। किसी भी देश की असली ताकत उसकी शिक्षित युवा शक्ति होती है। माननीय अध्यक्ष महोदया, शिक्षा केवल डिग्री देने की प्रक्रिया नहीं, अपितु समान अवसर देने का माध्यम है। और आज विपक्ष की ओर से मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि आप 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं, लेकिन क्या आप 2026 की शिक्षा व्यवस्था की जमीनी स्थिति से परिपक्व हैं? महाशया, मैं सरकार से प्रश्न करना चाहती हूं, जो मेरा पहला प्रश्न है नेप 2020 से लेकर। नेप 2020 में जब ये लागू की गई थी तो उसकी दृष्टि बहुत सराहनीय है, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे कि इस नीति के तहत बहुत क्रांतिकारी बदलाव आएगा, उसमें मेरा पहला प्रश्न है कि आज इस नीति को लागू किए हुए 6 वर्ष हो चुके हैं। आपका जो प्रमुख लक्ष्य था, मैं पुनः याद दिलाना चाहती हूँ सत्ता पक्ष के नेता को, कि आपका लक्ष्य था कि 2030 तक आप 100% GR लेके आएंगे इन स्कूल्स में और 2035 तक 5% हायर स्कूल्स में लेके आएंगे। अभी ग्राउंड लेवल पे मैं आपकी ही मिनिस्ट्री की रियलिटी बता रही हूँ। आपकी मिनिस्ट्री के द्वारा ये पब्लिश किया गया था, ऑल इंडिया सर्वे इंडियन सर्वे के द्वारा ये पब्लिश किया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू, कि अभी वर्तमान समय में 2021 से लगभग 23 तक यह मात्र 28% तक पहुंचा है। क्या इस विकसित भारत की परिकल्पना हम कर रहे हैं सदन में बैठ के? मैं पूछना चाहती हूँ सत्ता पक्ष के नेता से। दूसरा मेरा प्रश्न जाता है, आप बात करते हैं नेप 2020 में इंक्लूसिव एजुकेशन की। मैं अभी प्रश्न करती हूँ कि हमारे वर्तमान समय में सरकारी स्कूल्स में कितने इंक्लूसिव एजुकेटर हैं, कितने स्पेशल नीड के एजुकेटर आपने अभी तक बहाली की हुई है गवर्नमेंट स्कूल्स में? क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि आप नीतियों में लिख के रखे हैं लेकिन वर्तमान समय में उसको लागू नहीं किया गया? तीसरी बात, पुनः मैं कल की बात यहाँ दोहराना चाहूंगी कि आप बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे इंप्रूव कर रहे हैं, वहां से इतने इंप्रूव कर रहे हैं कि आपके खुद के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ाना नहीं चाहेंगे। गवर्नमेंट स्कूल के नाम पे बच्चे, हमें जज किया जाता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कि ये वीक होंगे, ये पढ़ने वाले नहीं है। और प्राइवेट, वहां पे 2 तरीके की शिक्षा व्यवस्था आप लागू कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट, एक प्राइवेट। क्या यह विकसित भारत की परिकल्पना आप कर रहे हैं? तीसरा मेरा प्रश्न है सत्ता पक्ष के नेता से कि आप बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे हम, AI सबमिट हो रहा है। पुनः मैं प्रश्न करती हूँ कि ग्राउंड लेवल पे आपने कितने शिक्षक को एज अ डिजिटल लीडरशिप के तौर पे तैयार किया है उनको? अभी भी इवन आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विचारों को संक्षिप्त करें। ओके मैम, आखिरी सवाल मैं करती हूँ कि विकसित भारत की बात करने से पहले आप मुझे यह बताइए कि क्या हर बच्चा बच्ची सुरक्षित है, पोषित है, या उनको समान अवसर मिल रहे हैं? धन्यवाद मैम। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य कनिष्का जी, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है। जी मैम, सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि हमने कोई ऐसी, मैम मैं क्योंकि यहाँ पे शिक्षा मंत्री भी हूँ, मैं थोड़ा सा ज्यादा बस 1 मिनट का समय आपसे मांगना चाहूंगी, केवल 1 मिनट का। और फिर ये जो कह रहे हैं कि हमें सवालों का जवाब चाहिए, मैं सभी सवालों का जवाब अभी देने के लिए तैयार हूँ एज शिक्षा मंत्री। मैम, ये बात करते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में हमने कोई जो है डेवलपमेंट नहीं की है, और क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, इनके होते होते इनके एक ही प्रधानमंत्री एक एम्स लेके आ पाए, उसके बाद कोई एम्स नहीं आया। इन्होंने सिर्फ 43 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दी, हमने 67 करोड़ दी। ये GRE की बात कर रहे हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं। मैम, हमने 2035 तक जो छोटे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको हम प्राइमरी स्टडीज बोलते हैं, वहां पे 100% की बात की है, और ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें 50% की बात की है। इन्होंने खुद बोल दिया 27% हो चुका है, तो आधे से ऊपर तो हो चुका है, और आधे से ऊपर तो टाइम 2035 को भी हुआ भी नहीं है। 2035 कहाँ पे है और हम कहाँ पे बैठे हैं? अभी बहुत टाइम है हमारे पास। दूसरी बात मैम, ये NEP पे बात करते हैं, 34 ईयर्स तक इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। उसके बाद ये बात करते हैं कि NEP से हुआ क्या है। 9 यूनिवर्सिटीज यूके की भारत में अपने स्टेब्लिश कर चुकी हैं। एम्स जो है वो हमारा साउथ अफ्रीका में जा चुका है एक। उसके बाद ये बात करते हैं कि हम जो है अपने बच्चों को यहाँ पे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते। मैम, हमारा देश कैपिटलिज्म पे बेस्ड है, हमारा देश एक मिक्स्ड इकोनॉमी है।
कैपिटलिस्ट भी है हमारे यहाँ पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होती है, यहाँ पे पीएसयूज भी हैं। तो जो पीएसयूज के फायदे लेना चाहता है वो सरकारी स्कूल में जाएगा, और जो जिसकी जेब में इतनी क्षमता है वो प्राइवेट में चला जाएगा। अभी कुछ अंतर तो होगा उनमें, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, क्वालिटी का तो मैम फर्क होगा। बस मैम इतना कहना चाहती हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। अब माननीय सदस्य नोएल जी, आपने भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है। धन्यवाद स्पीकर मैडम जी। आपके माध्यम से मैं प्रिया जी से एक बात बोलना चाहता हूँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि लोग ऐसे बोलते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे काबिल नहीं हैं। ये एक स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप जो है वो सरकार पर्सनली जाके मिटा नहीं सकती। तो हम काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे बने। और बात ये कि सरकारी स्कूल्स क्लोज हो रहे हैं, जैसे कि जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है उनको क्लोज करना पड़ता है। उनको ये नहीं कि हम उनको तोड़कर फिर से बनाना पड़ता है। सरकारी स्कूल्स को हम मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सरकारी जो स्कूल्स हैं उनको मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कुछ ऐसे बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जानता हूं जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है, और वो मिलकर सरकारी स्कूल में जाते हैं और वहां पर टीचर्स बन के वो ट्रेनिंग देते हैं। ज्यादातर शिक्षक जो प्रेफर करते हैं वो प्राइवेट बड़े बड़े अभी कॉलेज में प्रेफर करते माननीय सदस्य हैं। कृपया कर अपनी बात समाप्त करें। हाँ मैम, 10 सेकेंड मैम। और एक बात उन्होंने बोली कि पेंशन को घटाया है, पेंशन का डिडक्शन किया है। डिडक्शन मतलब ये प्लस पॉइंट है। डिडक्शन मतलब वो टैक्स में डिडक्शन है, उनका पेंशन से डिडक्शन नहीं, उनका सैलरी से डिडक्शन नहीं। डिडक्शन मतलब वो उनके लिए वो एक ग्रांट है इनकम टैक्स के अंदर। थैंक यू मैम। माननीय सदस्य लोविश जी, आपने भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है। मेरा क्वेश्चन इनके एजुकेशन मिनिस्टर से है। मैं उनको पूछना चाहूंगा, वो कहते हैं कि हम एजुकेशन में ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो जो टॉप की वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें हमारी इंडिया क्यों नहीं आ पा रही है? उसका क्या कारण है? कहाँ फेलियर रह रहे हैं? और ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल्स को कंपेयर नहीं करें, तो ये क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी लाती है कि कर दो कंपल्सरी कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं उनको सबको अपने बच्चे, या जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, कोई भी मेंबर है, वो हर एक बंदा अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए। ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लाते हैं कि जिससे ये इनको, ये हमारी जो सरकार है वो थोड़ी वो अच्छे से काम कर पाए इस चीज पे, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाए। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य जया तिवारी जी। Thank you, Honorable Speaker, ma'am. Ma'am, I just want to tell them that about the development in the Ministry of Education. So I would like to tell them that initiatives like the Anusandhan National Research Foundation and over 10,000 Atal Tinkering Labs have also been boosted, which has ranked the India into the Global Innovation Index from 76 in 2014 to 39 in 2024. So this much rise we have seen. तो मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या आपकी सरकार ये अचीव कर पाई थी? मेरा सवाल है इनसे मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद माननीय सदस्य कनिष्का जी। मैम इन्होंने तो सीधा एक सवाल मेरे से पूछ लिया है, सिर्फ 30 सेकंड लूंगी। इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं कि अपने ये जितने बच्चे हैं मंत्री, ये सारे जाके सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। मैम ये तो गुड्डा गुड्डी का खेल समझने लग पड़े हैं अब राजनीति को, कि ऐसी पॉलिसियां लाएं जो पर्सनल बाइस पे बेस्ड हैं। अगर ऐसे ही ऑपोजिशन मैम काम करता रहा तो भारत जो है विकसित तो पता नहीं होगा 2047 तक, बर्बादी के राह पर जरूर चल पड़ेगा अगर हमारे पास ऐसी ऑपोजिशन है जो गुड्डा आप गुड्डी का मानते खेल हैं कि समझ रही डेवलपमेंट है। नहीं हो रही है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, आप मानते हैं इसलिए ऑर्डर अपने बच्चे ऑर्डर वहां भेजने की माननीय जरूरत ही नहीं सदस्यों है। से निवेदन है आपको कि मानना सदन की पड़ेगा, गरिमा बनाए रखें। लोवेश जी आपको मानना कृपया पड़ेगा कर कि वो वहां वो कृपया कर इतने सदन की इफेक्टिव गरिमा नहीं है बनाए कि वहां पे रखिए। बच्चे पढ़ सकें। लोवेश वहां शर्मा के जी, टीचर इतने ये कैपेबल नहीं है। आपके लिए आखिरी चेतावनी है, कृपया कर सदन की गरिमा बनाए रखें। धन्यवाद। इस सदन को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्राची जी को। जी धन्यवाद महोदया जी। ऑनरेबल स्पीकर मैम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आज मैं सदन में बहुत ही सीरियस और अर्जेंट इशू उठाना चाहती हूँ, जो विकसित भारत 2047 को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षा का क्या। We are very proud when we affirm that India is a rising power and we talk about economic growth and infrastructure development. But we are facing a dead serious issue.
अगर देश की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो हम किस प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं? ऑनरेबल स्पीकर, व्हेन वी लुक टू रिसेंट केसेस लाइक श्रद्धा वालकन मर्डर केस 2022 में जो हुआ था, जो एक नौजवान महिला को ब्रूटली मर्डर करके मार दिया गया, आज तक उसे इंसाफ नहीं मिला है। दिस इज नॉट जस्ट अ क्राइम बट अ सिस्टमिक फेलियर। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें सेम 2023 सेम मणिपुर विमेन पैरेडिंग इंसिडेंट में पूरे देश में अफरा तफरी मच गई थी, बट द गवर्नमेंट डिड नॉट पे सीरियस अटेंशन टू दिस इशू। Instead, it went on to curb the network connections so that it does not have to be held accountable to the people of India, especially to the people of Manipur. तो यह हमारी इंस्टीट्यूशंस टाइमली प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे पा रही है? ऑनरेबल स्पीकर, नारी का सम्मान देश का अभिमान है, उसकी सुरक्षा करना सरकार का पहला काम है। हम 2012 दिल्ली गैंग रेप केस की बात करते हैं, न्याय तो मिल चुका है ना? 2024 आरजी कार केस का क्या? अगर ये लोग कह रहे हैं कि ये लीगल जस्टिस सिस्टम स्ट्रेंथन हुआ है, तो अब तक उसे उसे अब तक जस्टिस क्यों नहीं मिल पाया? ऑनरेबल स्पीकर, आज भी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रुक नहीं पा रहे हैं। आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैरेसमेंट हो रहा है। महिलाओं को रात में ट्रैवल करते हुए आज भी डर लगता है। और सर्वाइवर्स, उनका तो पूछे ही मत। सर्वाइवर्स को जस्टिस मिलने में सालों लग जाते हैं। और जब सरकार कह रही है कि लीगल जस्टिस सिस्टम इज स्ट्रेंथन, देन वेयर आर वुमेन सेफ? क्योंकि वीमेन सेफ्टी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, यह सोसाइटी का एक माइंडसेट है, और माइंडसेट को चेंज करने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऑनरेबल स्पीकर, एक डेवलप नेशन की पहचान सिर्फ जीडीपी से नहीं होती। एक डेवलप नेशन वह होता है जहां एक लड़की रात को भी बिना डर के घर लौट सके। तो जब हम बात करते हैं गांव की महिलाओं की, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? क्योंकि आज भी वहां माननीय रूढ़िवादी सदस्य, समाज होने आपसे के कारण। निवेदन है, कृपया कर अपनी बात संक्षेप में रखें। जी जी जी, एक मिनट। जी, उन्हें भी आज आज बोलने और एक्सप्रेस करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है व्हेन इट कम्स टू वुमेन सेफ्टी इश्यूज? दूसरी बात, आज हम एआई की बात कर रहे हैं विकसित भारत में, तो टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है, किंतु किंतु अब भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जैसे डीप फेक इमेजेस, फिर सोशल मीडिया पर किसी की इमेज इम्पर्सोनेट करना, फिर फेक अकाउंट्स बनाना। वेयर आर वुमेन सेफ? नीदर इन पर्सन नॉर ऑन सोशल मीडिया। मैम, एक और बात मुझे रेज करनी थी कि जब माननीय मंत्री नोएल सर ने बोला था कि टूरिज्म की बात को लेके, इवन फीमेल फॉरेन टूरिस्ट आर नॉट सेफ। एग्जाम्पल, अभी 2025 में की ही बात है, इजरायली वुमेन वाज गैंग रेप नियर हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन सेम कर्नाटक। सेम सेम This is not only women's safety issue, but also it vanishes the image of our country in front of the entire world. सिर्फ देश जाके भ्रमण करने से फॉरेन पॉलिसी नहीं बनती। टूरिस्ट शुड फील सेफ इन आवर कंट्री, क्योंकि इंडियन टूरिज्म भी बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। मैं बस इतना ही अपना कंक्लूड करना चाहूंगी। धन्यवाद माननीय सदस्य नोएल जी, आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने की अनुमति है। धन्यवाद स्पीकर महोदया जी। आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अच्छा मुद्दा उठाया ओपोजिशन एमपी प्राची जी ने वुमेन सेफ्टी के बारे में, और मुझ पे जो क्वेश्चन किया गया अबाउट हम्पी मैटर, तो मैं उनको ये पहली बात याद दिलाना चाहता हूँ कि कर्नाटक में किसकी सरकार है? तो आपकी सरकार है। आपकी सरकार ने पहले तो कुछ उठाया है, कुछ एक्शन लिया है? नहीं ना। तो पहले आपकी सरकार ही एक्शन नहीं उठा रही और आप डायरेक्ट मुझ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे अटैक कर रही हैं। आपके सरकार के आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात मणिपुर की, मणिपुर में जो मैटर था वो बहुत सेंसिटिव था। हम एकदम बिना कुछ डिसीजन किए रैपिडली कुछ भी स्टेटमेंट नहीं कर सकते। अगर कुछ भी बोले तो मामला बहुत एक्सटेंड तक एग्रेसिव हो सकता है। इसलिए सोच समझ के हमको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मीटिंग्स बिठाना पड़ता है, और इसी के कारण बहुत देरी लगी। तो वुमेन सेफ्टी की आप बात कर रहे हैं, वुमेन सेफ्टी होनी चाहिए। जो वुमेन सेफ्टी है उस पे हम आगे माननीय सदस्य, कृपया कर अपनी बात और समाप्त करें। जी मैम, 10 सेकेंड। हम आपके ऑपोजिशन के साथ मिलकर आपके सजेशंस लेकर बहुत बढ़िया पॉलिसी लेकर आएंगे और इम्प्लीमेंटेशन भी आगे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। थैंक यू मैम। 6 से 7 करोड़ रुपए सिर्फ 500 मीटर के रोड के लिए खर्च किए। माननीय सदस्य, कृपया कर अपना माइक ऑफ करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य कनिष्का जी।
मैम सिर्फ 10 जी मैम, सेकेंड। मुझे लगता है कि मैम प्राची जी मैम ने सिर्फ बहुत 10 अच्छा सेकेंड। मुद्दा छेड़ा है। तो मुझे लगता है कि जो औरतों के साथ अभी भी दुर्गति हो रही है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैम, मैं चाहती हूँ कि औरतों और औरतों के उन मुद्दों को राजनीति से ऊपर रखा जाए, राजनीति में नहीं घसीटा जाए, क्योंकि ये ज्यादातर काम जो है ये सोशली होगा। और जो हम एज अ सरकार निर्भया फंड, सोशल शक्ति जैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये ज्यादातर काम जो है ये सोशली होगा कि हम अपने नागरिकों को इतना जागरूक रखें कि औरत को ऑब्जेक्टिफाई करना, सेक्सुअलाइज करना ये नहीं हो सकता है, और ये हम सोशली ही कर सकते हैं। और बस एक स्टैटिस्टिकल मैं आपको रिव्यू देना चाहूंगी यहाँ पे कि 2013 में रेप केसेस लगभग 101 पर डे थे, आज वो कम होके 81 पर डे हो चुके हैं। थैंक यू। कनिष्का जी, मैं धन्यवाद आपसे एक बात माननीय पूछना चाहता सदस्य। हूँ। प्रकाश जी, कृपया कर, जब तक आपको बस अनुमति बस ना हो, बस 10 कृपया सेकेंड, बस 10 नहीं। सेकेंड। मैं ये प्रकाश जी, पूछना चाहता कृपया हूँ, कर, सदन की प्रज्वल गरिमा बनाए रेवन्ना कौन रखें। है? प्रकाश जी, आपसे निवेदन है, कृपया कर सदन की गरिमा बनाए रखें। माननीय सदस्य प्रिया यादव जी, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि हाँ, वुमेन सेफ्टी को हम पॉलिटी से रिलेट कम करें, सोशली हम ज्यादा इसको इन्वॉल्व कर सकते। बट मेरा एक क्वेश्चन है उनसे, सत्ता पक्ष के नेता से, कि वुमेन सेफ्टी अभी वर्तमान समय में जो इतनी मतलब खतरनाक लेवल पे हो चुकी है। मैं पंजाब की रियलिटी आपको बता रही हूँ। हमें रात को 9 बजे बाहर निकलने से हमें डर लगता है। वहां से बिहार की बता रही हूँ, 9 बजे के बाद से निकलने में हमें डर लगता है। और मैं बताती हूँ आपको कि आप कह रही हैं कि सोशली है, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। क्योंकि आप लॉ बनाइए, रेपिस्ट रेप करके बाहर घूम रहे हैं, वहां से रेपिस्ट रेप करके बाहर घूम रहे हो, जिसका रेप हुआ वो घर के अंदर रह रहा है। कहाँ आप लॉ क्यों नहीं बना रहे हैं इस पे? क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लिया सदस्य, जा कृपया रहा है? कर अपनी बात समाप्त करें। मैम, बस इतना ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्यों नहीं रेप केस पे ज्यादा कानून बनाए जा रहे हैं ताकि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रकाश जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कनिष्का जी से, ये प्रज्वल रेवन्ना कौन है जिन्होंने 2024 में टिकट दिया था? माननीय सदस्य जय तिवारी। मैम, ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं इन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बात की है कि इन्होंने कौन से लॉज नहीं बनाती, ये लोग लॉज की बात कर रहे हैं। तो मैं इन्हें बताना चाहती हूँ कि हमारे क्या क्या इनिशिएटिव्स ले गए थे। निर्भया फंड, फाइनेंशियल सपोर्ट जिसमें हमें मिल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, और प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में, ताकि जो अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स है वो उसको प्रिवेंट कर सके। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। और ये लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने लॉज नहीं बनाए हैं। माननीय सदस्य कनिष्का जी। मैम, बस लास्ट में 30 सेकंड लूंगी बस। यहाँ पे प्रकाश जी ने एक बात कही कि शायद किसी को टिकट मिल गई। ये मुझे सुन के बहुत गलत लगा, क्योंकि इन्होंने रेप की अब राजनीति करनी शुरू कर दी है। ऐसे में कितने नाम गिना सकती हूँ, मीना लाल जौहरी जी, चलिए महेश शाह, महेश जी का नाम गिनवा सकती हूँ, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। ऐसी माननीय राजनीति सदस्य, हम ना कृपया ही कर। करें। जी, मैं वही बता रही थी कि रेप की राजनीति ना करे तो उतना अच्छा होगा। ये राजनीति में भी रेप को घसीट लाए हैं, ये इनकी मानसिकता है मैम। शेम 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 ऑपोजिशन, टिकट शेम आपने दिया और हमें बोल रहे हो आप। सेम सेम सेम। आपकी माननीय आपकी सदस्य, पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, जो आपके गरिमा पास आ बनाए गए वो रखें। क्लियर है, जो हमारे पास रह गए वो दोषी हैं। कृपया कर सदन की गरिमा बनाए रखें। एमपी में सदन को आगे जो बढ़ाते हुए अब आपके मैं पास आ बुलाना गए वो सब चाहूंगी क्लियर है, जो नहीं आए उन पे आप सीबीआई लगा दो। माननीय पार्लियामेंट का सदस्य परसेंटेज चेंज लोकेश करो। मित्रों, आगे अच्छे क्रिमिनल्स दिन। तो आपके पार्टी से ज्यादा है। सदन की मित्रों, गरिमा अच्छे बनाए दिन। रखें। सेम सभी सेम से सेम। निवेदन है कि कृपया कर सदन की गरिमा बनाए रखें। धन्यवाद। अच्छे दिन आने वाले हैं। अब मैं माननीय सदस्य प्रकाश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हेलो 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 जी, आप ऑडिबल हैं प्रकाश जी। हेलो हेलो। प्रकाश जी, आप ऑडिबल है, कृपया कर सदन को संबोधित करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो
हेलो हेलो, लगता है मेरा नेटवर्क इशू हो गया। प्रकाश, सदन को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी माननीय सदस्य आस्था जी को। माननीय सदस्य आस्था जी। माननीय हेलो। सदस्य आस्था जी। हाँ जी, कृपया कर सदन को संबोधित करें। ऑनरेबल चेयरपर्सन, मैं द विजन ऑफ विकसित भारत को रिप्रेजेंट करना चाहूंगी आप सभी के सामने, जिसका की है डेवलप नेशन बनने का। और इन recent year, India has made measurable progress. It stands among fastest growing major economies. भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। सबसे पहले थ्रू डिजिटल इंडिया एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंडिया लीड द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट, प्रोसेसिंग ओवर 18 बिलियन ट्रांजैक्शंस एवरी ईयर। और उसके बाद मैं आपको मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोलना चाहूंगी। सबसे पहले भारत में मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जैसे कि भारत में ग्लोबल लेवल पे भी अभी इनोवेशंस और स्टार्टअप खुले हैं, जैसे कि एथर, फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो। और रही बात मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैं बोलना चाहूंगी टाटा मोटर्स हो गए। उसके बाद हेल्थ तेजस हो गया, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप करते हैं इंडिया में, और जो कि डिजाइन है एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। और उसके बाद अभी भारत में रिसेंटली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी हुआ है, जो कि पार्टनरशिप है चाइना के साथ। तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम सपोर्ट करें जो पॉलिसी अपने देश को आगे बढ़ाती है। और टुगेदर विथ यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन वी कैन इंश्योर दैट द ड्रीम ऑफ डेवलप इंडिया बिकम अ रियलिटी। धन्यवाद। धन्यवाद सदस्य। सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ की जाती है। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। अब मैं बुलाना चाहूंगी माननीय सदस्य अमीश जी को कि कृपया वह सदन को संबोधित करें। माननीय सदस्य अमीश जी। Thank you, Honorable Speaker, Madam. Hello. Ma'am, my voice is coming? जी, कृपया कर आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। Ma'am, 1 minute, please. जी, कृपया Thank you, कर Honorable सदन को Speaker, Madam. Today I rise in this august house to speak about a vision that reflects the hopes and aspiration of 140 crore Indians, the vision of Viksit Bharat. For many years, India has described only as a developing nation, but today, under the visionary leadership of Mr. Ayush Ji, India has started a historic journey to become a developed nation by 2047, the 100th year of our independence. Viksit Bharat means strong infrastructure, strong economy, and empowered citizens. Across the country, we see transformation, new highways, modern railways, digital connectivity, etc. Development is no longer limited to big cities. It reaching village and small town as well, but by gradual process. Viksit Bharat also means inclusive development through scheme like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Crores of poor citizens were brought into the banking system. Through Ayushman Bharat, millions of families are receiving healthcare support.
Through Pradhan Mantri Awas Yojana, poor families are getting permanent homes. Honorable Speaker, the vision of Viksit Bharat is also about self-reliance. Through initiatives like Make in India and Atmanirbhar Bharat, India is also becoming a global manufacturing and innovation hub. Our youth are launching startups, our scientists are achieving new milestones, and our farmers continue to strengthen the nation. However, I want to say one thing clearly: the dream of Viksit Bharat cannot be achieved by the government alone. It requires collective responsibility of every political party and every citizen. Let us rise above politics and work together so that by 2047 India stands before the world as a strong, prosperous, and developed nation. And remember, this is our duty, this is our responsibility, and this is our commitment to the people of India. Thank you and Jai Hind. धन्यवाद माननीय सदस्य। अब मैं माननीय सदस्य प्रकाश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। जी अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले इकोनॉमी पे बात हो रही थी कि हमने इतना ट्रिलियन इकोनॉमी कर लिया। ठीक है, आपने किया, पर कैपिटा इनकम में आप 136वें नंबर पर आते हो, उसका तो कोई जवाब नहीं है। और बात रहा थोड़ी दिन पहले, और हमारे एक साथी ने बोला था कि 70 साल 1946 से 2026 तक 79 साल होते हैं, तो जिनमें से हमने मान के चलिए 45 से 50 साल राज किया, बाकी तो आपने राज किया। तो ये जुमला की राजनीति आप बंद करिए। जुमला की राजनीति करते करते आप 2014 में आए, अच्छे दिन आ गए, जनधन खाते खुलवाए, 15 लाख रुपए देंगे। कितनों को आपने 15 लाख रुपए दिया? इसका जवाब है। उसके बाद आप बिहार आए थे गांधी मैदान बोली लगाने कि कितना दे दूं, 70, 75, 90। तो उस पर मैं एक शायरी कहना चाहूंगा। अरे प्रधानमंत्री जी धीरे बोलिए ना तो गला का नस फट जाएगा। बिहार का बोली कोई नहीं लगा सकता है, समझे? और आपके प्रधानमंत्री कहाँ हैं? उनको आना चाहिए, वो लाइव में है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और ये बात रहा 2019 में, बस निवेदन है, कृपया कर मुद्दे पर रहें। बस शब्दों की गरिमा रखी जाए। जी जी जी, गरिमा रख रहा हूँ। शब्दों की गरिमा रखी जाए। 2000 सुनिए 2019, जी जी जी, प्लीज मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द हाउस। मन्नत जी को एक लाइन में और शायरी में फर्क नहीं पता चल रहा है कि वो शायरी बोल रहे हैं। रौनक राज जी कृपया कर इस सदन की गरिमा बनाए। स्पीकर मैम, हम चाहेंगे कि जैसे आप हमारे लिए ऑर्डर पे बोलते हैं कि हमें रोकने के लिए, वैसे ही आप कुछ गिने चुने लोगों को ही मौका ना दें, उन्हें भी आप बीच बीच में रोकते रहिए जब वो गरिमा को रोकते हैं संसद की। आप मेरे को रोकने देंगे तभी मैं रोकूंगी ना। कृपया कर हम बहुत देर से चुप बैठे रहे, बट आप उन्हें नहीं रोकती, बस आप गिने चुने लोगों को ही मौका दे रहे हैं बार बार। कृपया करके ओपोजिशन में बैठे लोगों को भी देखें। आप ही ऑपोजिशन है, पहली बात। It is requested to all the members to maintain the decorum of the house, whether the opposition or the ruling party. It is the last warning for all. प्रकाश जी कृपया कर आप अपनी बात सामने रखें। करता हूँ। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, केंद्र में सरकार आपकी, जम्मू कश्मीर में जो राज्यपाल होता है वो भी आपका, फिर भी 400 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा? और 2022-23 पता नहीं साल में भूल रहा हूँ, पुलवामा अटैक हुआ, वो बॉर्डर पार करके बंदे कैसे आ गए और मार के चले गए? सब कुछ आपके हाथ में, होम मिनिस्ट्री के हाथ में। तो ये आप जवाब दीजिए। और माननीय अनिमेश जी से ये कहना चाह रहा हूँ, आपने ग्लोबल हब बनाना चाहा, अभी हाल ही में एआई समिट हुआ, चाइना से रोबोट ला के दिखा दिया कि हमने बनाया, ऐसे कैसे चलेगा? इसका जवाब दीजिए। शेम। और माननीय क्या बोलते हैं रेल मंत्री जी से सवाल है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जो बुलेट ट्रेन बना रहे हैं अहमदाबाद से मुंबई, आप बनाइए, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ हावड़ा से दिल्ली के बीच में रहती है, उसमें तो आप कुछ करते हैं नहीं। कभी आप एक राजधानी छोड़ के कभी जनरल डब्बों में सफर करिए, उस दिन आपको पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। आप तो बस एसी वाले कमरे में रहते हैं। तो यही सब बोल के मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगा।
धन्यवाद माननीय सदस्य। अब मैं बुलाना चाहूंगी माननीय सदस्य प्रेरणा जी को। नमस्ते। तो आज का हमारा टॉपिक है विकसित भारत। अध्यक्ष महोदय, मैं विकसित भारत को किसी भाषण, किसी रिपोर्ट या किसी पोस्टर में नहीं देखती, मैं उसे एक कल्पना प्रयोग की तरह देखती हूँ। कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह पूरा देश 24 घंटे के लिए बिना डर, बिना दिखावे और बिना लालच के जीने लगेगा तो क्या हो जाएगा। कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई झूठा वादा नहीं करेगा और कोई लड़की सड़क पर चलते हुए अपने कदम तेज नहीं करेगी। विकास का असली सवाल ये नहीं है कि हमारी जीडीपी कितनी है, सवाल ये है कि क्या हमारे गांव भी उतने ही मजबूत हैं जितने हमारे शहर। हम चांद पर पहुंच गए, डिजिटल क्रांति कर दी, मगर आज भी अगर कोई बच्चा अपने सपनों के सामने अपनी परिस्थिति से समझौता करे तो विकास अधूरा है। सिर्फ मेट्रो सिटीज में म्यूजिकल रोड्स बनाने से विकास नहीं होता। मैम, 6 से 7 करोड़ रुपए सिर्फ 500 मीटर के रोड के लिए खर्च किए हैं, जो कि मुंबई का कोस्टल रोड है। तो मेरा अपोजिशन से ये प्रश्न है कि क्या जरूरत पड़ी 500 मीटर के रोड के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च करने की। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य प्रिया यादव जी, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है। धन्यवाद मैम। मैं प्रश्न करना चाहती हूँ सत्ता पक्ष के नेता से, जो कुछ देर पहले ही बोल के गए कि विकसित भारत का उद्देश्य ही है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, माननीय एजुकेशन। सदस्य, आपसे निवेदन है कृपया कर जो सदस्य ने अभी बोला है उसी बात पर आप टिके रहें। अभी जो माननीय प्रेरणा जी ने कहा है, आप उनकी बात पे अगर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहते हैं तो आप कीजिए, नहीं तो आपको अनुमति नहीं है। मैम, वो अपोजिशन की है तो फिर मुझे सत्ता पक्ष के नेता से प्रश्न करना है। आप उनके व्याख्यान पे अगर आप कोई ऑर्डर प्रस्तुत करना चाहेंगी तो आपको अनुमति है, नहीं तो नहीं। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद मैम। अब मैं माननीय सदस्य आर अखल्या जी को निवेदन करूंगी, कृपया कर वह सदन को संबोधित करें। Honorable Chairperson, members of the House, good evening one and all. I rise to speak about the transformation impact of Viksit Bharat and the changes it had already brought to our country. Honorable Speaker, ma'am, I'm deeply honored to share that I have had the privilege of representing my state, Tamil Nadu, twice in the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue Challenge. Being the participant of Viksit Bharat, I could see the vision of Viksit Bharat has already began to change our country. Through initiatives such as Digital India, Make in India, Startup India, we have witnessed a remarkable surge in innovation, entrepreneurship, and digital connectivity. India has over 850 million internet users, and UPI transactions has crossed over 10 billion transactions per month, which shows India's digital revolution. India has built over 50,000 kilometers of national highway in the last decade. The country has over 130 operational airports, which improves our connectivity internationally. India has installed over 180 gigawatts of renewable energy capacity. India, being the fastest growing economy among the world, our country's GDP growth estimates around 6.4% in the financial year 2024 to 25. Agriculture being the backbone of our country, agriculture supports nearly 46% of our population and contributes to about 16% of India's GDP and continues to grow steadily. This is possible through initiatives such as Pradhan Mantri Kishan Samman Nidhi, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, and the industrial sector has recorded around 6 to 6.2% of the growth. And India has successfully hosted the G20 Summit 2023, highlighting its leadership in global governance. So, if we continue to innovate, collaborate, and serve with dedication, I firmly believe that India will celebrate its 100 years of independence in 2047, and we will stand proudly as a developed, prosperous, and globally respected nation. Thank you, Honorable Speaker and the members of the House. Jai Bharat, Jai Hind. धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य प्रिया यादव जी, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है, आपको अनुमति है बोलने की। धन्यवाद स्पीकर महोदया। मैं प्रश्न उठाना चाहती हूँ कि उन्होंने बोला कि
हम इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर। मुझे और उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी बन रही है इंडिया के। मैं सीधा प्रश्न मेरा ये है कि इकोनॉमी इतना ग्रोथ ही हो रहा है बट भारत में रोजगार नहीं आ रहा है, युवा भटक रहे हैं, युवा भटक रहे हैं, क्या हो रहा है? इकोनॉमी इतना ग्रोथ करके भी रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? और मैं इसमें एग्जांपल भी देना चाहूंगी कि अगर अभी हम फिलहाल में ही हम देखें तो जो भी एजुकेशन सेक्टर से भी मैं पूछ रही हूँ कि इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो रही, एजुकेशन सिस्टम में वैकेंसी नहीं आ रही है, टीचर की वैकेंसी खाली जा रही है, क्यों हो रहा है ऐसा? और हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी इतना ग्रोथ कर रही है। मुझे आंसर चाहिए। माननीय सदस्य प्राची जी। जी धन्यवाद महोदया जी। मेरा इनसे प्रश्न यह है कि जो स्टार्टअप स्कीम के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो इसमें 80 to 90% जो स्टार्टअप्स है वो 5 साल में फेल हो जाते हैं। जब 5 साल में फेल हो रहे हैं तो इनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बारे में इन्होंने अब तक सोचा क्यों नहीं है? यही मेरा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न यह है कि ये जो स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं सिर्फ बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, इन मेट्रो सिटीज तक ही सीमित है, इसके आगे तक इनकी परिकल्पना क्यों नहीं हुई है? मैं इसका आंसर जानना चाहती हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। माननीय जी मैम, तो इन्होंने बोला कि युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है। प्रिया जी ने, मुझे लगता है इनके घर के आसपास ही घूम रहा है, क्योंकि हमने तो 17 करोड़ जॉब्स क्रिएट की हैं 10 सालों में। 67 करोड़ युवा जो है आज एम्प्लॉयड है। और अगर रूरल की बात करें तो रूरल पॉवर्टी पहले 25.7% थी, आज केवल 4% हो चुकी है मैम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। माननीय सदस्य नोएल जी। धन्यवाद स्पीकर महोदया जी। विपक्ष पार्टी की एमपी ने बोला कि स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं, तो स्टार्टअप्स करना क्यों है? स्टार्टअप्स इज अ फोकस ऑन रियल प्रॉब्लम्स। जब लोग रियल प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे तो स्टार्टअप फेल ही होना है ना। तो हम लोग उनको ट्रेन भी कर रहे हैं कि आपको किस पे फोकस करना है, कैसे सस्टेनेबल बनाना है। अगर उनका प्रोडक्ट जो वो लेके आते हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, उनका आइडिया ही अच्छा नहीं है बेस लेवल पे, तो हम लोग उन्हें तो सपोर्ट दे रहे हैं ना, उनको हम सपोर्ट दे रहे हैं। और बात करूं मैं हमारे एमपी जो है ब्रिजेश चौटा, मैंगलोर के एमपी जो है ब्रिजेश चौटा, उन्होंने एक स्कीम लाया है। माननीय सदस्य कृपया कर मुद्दे से ना भटके। मैम स्टार्टअप के बारे में बात की थी, क्वेश्चन रेज किया था। आपको किसी भी नाम या पार्टी का नाम लेने की अनुमति नहीं है, कृपया कर आप मुद्दे पे रहें। हमारे पार्टी के एमपी ने मैंगलोर के प्लेस में एक स्कीम लॉन्च किया है, बोलपू। तो उस स्कीम के तहत बहुत स्टूडेंट ने स्टार्टअप किया है और सभी स्टूडेंट के स्टार्टअप वो सक्सेसफुल रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूं, वो अभी पास आउट है, वो उसका 7 साल हो गया, उसका स्टार्टअप अभी भी सही है और वो चल रहा है, बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। धन्यवाद स्पीकर। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रिया यादव जी। धन्यवाद मैडम। स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो इन्होंने स्पेसिफिक सिटीज की नाम ली है। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि भारत में 28 स्टेट हैं। कृपया करके महाराज नॉर्थ में भी आप आइए, बिहार में अभी भी 60% बच्चे हैं जिनको स्टार्टअप के बारे में कुछ नहीं पता है। क्या अवेयरनेस है, जबकि केंद्र और राज्य में आपकी ही सरकार चल रही है महाशय। धन्यवाद। माननीय सदस्यों, मैं सभी सदस्यों का आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने भी विकसित भारत प्रोग्रेस एनालिसिस पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। आज की चर्चा में देश की प्रगति और भविष्य की दिशा पर गहरा विचार विमर्श हुआ है। इसी के साथ आज की कार्यवाही यहीं समाप्त होती है। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड until 13th March 2026. धन्यवाद।